हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आश्वी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ इतिहास के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में मराठा काल। साथियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मध्यकालीन इतिहास और उस मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े थे जी? हम लोग पढ़े थे कलचुरी वंश, काकती वंश, ये सब पढ़े हैं जी। फड़ी नागवंश हम लोग पढ़ चुके हैं, छिंदक नागवंश पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को मैं बताया था काकती वंश के अंतर्गत रघुजी तृतीय। कौन सा बताया था? रघुजी तृतीय बताया था। और वो जो रघुजी तृतीय है उसके ऊपर 1741 ईस्वी में भास्कर पंत आक्रमण कर देते हैं। और 1741 ईस्वी में जब आक्रमण करता है तो उसके बाद वहां पे क्या हो जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ कर देते थे जी। और उसके बाद क्या होता है, यहीं से ही लोगों का छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से था। तो प्रत्यक्ष रूप से कब होता है? जब बिंबा जी यहाँ पे आते हैं तब होता है 1757 को होता है जी। ठीक है, तो यही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किस प्रकार से हो रहा है, इसी को आज हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास, इसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की जो आधुनिक इतिहास है। क्या है? छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। इसका प्रारंभ कब से माना जाता है जी? आधुनिक इतिहास का भास्कर पंथ के आक्रमण से माना जाता है। मतलब हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं 1741 से लेकर छत्तीसगढ़ की आजादी तक, 1900 कब तक जी? 47 तक, 46 तक। कब तक पढ़ते हैं? आजाद कब हुआ है पता है ना? जी हाँ। चलिए भाई, तो ये है हमारा क्या है? ये है हमारा आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास को हम लोग कितने टॉपिकों में पढ़ते हैं जी? छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? छत्तीसगढ़ में मराठा काल। मराठा काल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मराठा काल पढ़ते हैं। ये जो मराठा काल है इसको भी हम लोग तीन भागों में पढ़कर बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें से पहला पढ़ेंगे हम लोग अप्रत्यक्ष मराठा काल। ये अप्रत्यक्ष मराठा काल क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, ये सब आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इनको भी हम लोग तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मराठा काल। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं? दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मराठा काल। तीसरा तीसरा हम लोग पढ़ते हैं वो है सूबा सूबा शासन। क्या है? सूबा शासन पढ़ते हैं जी, जिसमें से यहाँ पे सूबेदार शासन करेगा। ठीक है, तो सूबा शासन आपको देखने को मिलेगा। ये है, इसके अंतर्गत मराठा काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और मराठा काल का प्रारंभ कब से देखने को मिलता है? 1741 ईस्वी से। कब से? 1741 ईस्वी से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से अगर देखें तो ये 1818 तक। कब से कब तक? 1818 तक हम इस काल को पढ़ते हैं जी। ठीक जी। इसके बाद जो अगला काल आता है वो कौन सा काल आ जाता है? ब्रिटिश के अधीन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रिटिशों के अधीन में मराठा आ जाएगा, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्रिटिश अधीन मराठा शासन पढ़ते हैं, जिसमें से क्या होता है? अधीक्षक यहाँ पे शासन करता है। तो ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश के अधीन ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन। और ये जो ब्रिटिश के अधीन होगा, इसमें क्या होगा जी? इसमें नियुक्ति होगी किसकी? अधीक्षक की होगा। तो यहाँ पे अधीक्षक शासक देखने को मिलेगा। अधीक्षक शासक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। कौन करेंगे शासन? अधीक्षक यहाँ पे शासन करेगा। तो कौन सा शासक देखने को मिलेगा? अधीक्षक शासक देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अधीक्षक के बाद यहाँ पे देखिए इनका काल कब से प्रारंभ होता है? अधीक्षक का 1818 के बाद होता है। कब से कब तक होता है? 1818 के बाद होता है। तो ये 1818 से लेकर 1830 तक ये क्या करेंगे जी? शासन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे रघुजी तृतीय
अवयस्क रहेंगे, इसी वजह से यहाँ पे शासन करेंगे। और जब वयस्क हो जाएगा तब पुनः हम मराठा शासन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? पुनः मराठा शासन, पुनः मराठा शासन। ये जो पुनः मराठा शासन देखेंगे, इसमें रघु जी तृतीय शासन करेंगे। और रघु जी जब तृतीय शासन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे जी? सूबेदारों के साथ ये शासन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, जिल्लेदार, जिल्लेदारी शासन करना प्रारंभ करेंगे, जिसमें से जिल्लेदार शासन प्रारंभ होगा। यहाँ पे कौन सा शासन होगा? जिल्लेदारी शासन प्रारंभ होगा, जिल्लेदारी शासन। क्या होगा? जिल्लेदारी शासन करना प्रारंभ कर देगा जी। उसके बाद हम अंत में पढ़ेंगे क्या? प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसको हड़प लेगा, हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के तहत हड़प लेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा? प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन करेगा। क्या करेगा? ब्रिटिश यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन करेगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितने फेस में देखेंगे? हम लोग 3-4 फेस में देखेंगे, जिसके अंतर्गत मराठा काल पहले पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग मराठा काल के अंतर्गत प्रत्यक्ष मराठा काल पढ़ेंगे। और प्रत्यक्ष मराठा काल कब से तक पढ़ेंगे? 1741 से लेकर भास्कर पंथ के आक्रमण से लेकर 1758 बिंबाजी भोसले के आगमन तक हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब प्रत्यक्ष रूप से पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे जी? आक्रमण कर देगा भास्कर पंथ। जब भास्कर पंथ आक्रमण करेगा यहाँ पर, तो क्या होगा? वापस चले जाएगा यहाँ पे प्रतिनिधि छोड़कर, इन जो शासन कर रहे हैं उसी को ही प्रतिनिधि बनाकर चला जाएगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन करेगा। किस प्रकार से? अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कर रहा है मराठा, इस वजह से इसे अप्रत्यक्ष मराठा शासन कहेंगे। अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष मराठा शासन काल रहेगा 1758 तक। यहाँ पे कौन आ जाएगा? अब वैसे तो 1757 में आ जाता है बिंबाजी भोसले, लेकिन यहाँ पे कौन शासन कर रहा था? मोहन सिंह शासन कर रहा था। इस वजह से यहाँ पे मोहन सिंह की मृत्यु होती है 1758 में। उसके बाद 1758 के बाद यहाँ पे बिंबाजी भोसले क्या करेंगे जी? 1758 के बाद बिंबाजी भोसले प्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ करेंगे। कब तक? 1787 तक। कब तक? 1787 तक करना प्रारंभ करेंगे जी। 1787 को इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1787 के बाद 88 तक, 88 तक यहाँ पे क्या करेंगे? शासन करेंगे। 88 में कौन आ जाता है जी? शिमला जी आ जाता है, उसकी मृत्यु करवा देता है। रघु जी द्वितीय मृत्यु करवा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होते हैं? वेंको जी आ जाते हैं। तो वेंको जी आते हैं तो यहाँ पे मेरे को भी मृत्यु दिला देगा भाई मेरा भाई, ऐसा करके यहाँ पे सोचकर सूबा शासन व्यवस्था प्रारंभ करता है वेंको जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सूबेदार शासन होगा, सूबेदार यहाँ पे शासन होगा। तो सूबेदार का शासन काल आपको देखने को मिलेगा 1788 से लेकर 1788 से लेकर आपको देखने को मिलेगा 1730 तक। कब तक? 1730 तक देखने को 18 तक देखने को मिलेगा, सॉरी 1818 तक देखने को मिलेगा, 1818 तक देखने को मिलेगा। 1818 के बाद 1830 तक ब्रिटिश के अधीन शासन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अप्पा साहेब यहाँ पे क्या करते हैं? जो संधि होता है उसे उल्लंघन कर देते हैं। तो उल्लंघन करने के बाद उसे क्या कर देते हैं? राजा पद से हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ पे रघुजी तृतीय को राजा तो बनाएंगे, लेकिन शासन अपने हाथ में कर लेंगे, क्योंकि वो अल्पवयस्क था इस वजह से। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे अधीक्षक शासन करेंगे। इसमें से आपको 6 अधीक्षक आपको देखने को मिल जाएगा जी। ठीक है, 6 अधीक्षक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 1830 के बाद पुनः मराठा शासन आ जाता है, रघुजी तृतीय को दे देता है। तब रघुजी तृतीय क्या करेंगे? जिल्लेदारी शासन करेंगे जी, जिल्लेदारी व्यवस्था का प्रारंभ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1853 में। 1853 में मृत्यु होती है। उसके बाद क्या करता है जी? 1854 में प्रत्यक्ष रूप से पढ़ना प्रारंभ कर देगा। क्यों? क्योंकि रघुजी तृतीय का इस तरह से परवरिश करते हैं अंग्रेज कि इनका पुत्र ही ना हो, निसंतान हो। और हड़प नीति क्या थी जी? जिनके राजा के पुत्र नहीं होंगे, उनके खून का रिश्ता वाला संतान नहीं होगा, उसे हम लोग क्या करेंगे? उस राज्य को, उस रियासत को हम लोग हड़प लेंगे, ऐसा करके रखा गया था जी हड़प नीति। तो हड़प नीति के तहत इसको हड़प लेता है। उसके बाद 1 फरवरी 1855 को गोपाल राव ने छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश
शासक को सौंप दिया था। और जो रेजिडेंट के रूप में था मेंशन, उसे क्या कर दिया, मेंशन को नागपुर का प्रथम कमिश्नर बना दिया गया। तो प्रत्यक्ष शासन हम लोग पढ़ेंगे कब से, 1854 से। कब से, 1854 से हम लोग कब तक पढ़ेंगे जी, 1854 से लेकर हम लोग आजादी तक पढ़ेंगे 1957 तक। ठीक है, ये है जी। तो यहां से हम लोग ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे। ठीक साथियों, तो ओवरव्यू तरीके के साथ आप लोगों को मैं बता दिया कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग मराठा काल पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या पढ़ेंगे, मराठा काल पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग आज संपूर्ण मराठा काल को पढ़ लेंगे, जिसमें से हम लोग प्रत्यक्ष मराठा, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, सूबा शासन पढ़ लेंगे, अधीक्षक को आज के ही खत्म कर लेंगे, और पुनः मराठा शासन को भी आज ही हम लोग खत्म कर लेंगे। तो इन सभी टॉपिकों को आज के ही क्लास के अंतर्गत हम लोग खत्म करने वाले हैं। कल की क्लास के अंतर्गत हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जो जो मराठा शासन होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो 1857 की जो क्रांति होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग जो छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ की भागीदारी क्या हुई है, उसके अंतर्गत हम लोग 2 क्लास लेंगे, क्योंकि वो भागीदारी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो आंदोलन होंगे, वो जो घटना घटी होगी वो बहुत ज्यादा है साथियों, बहुत ज्यादा घटना है। इस वजह से उसे हम लोग 2 टुकड़ों में बांटकर पढ़ेंगे। मतलब आधुनिक इतिहास से अंतर्गत हम लोग 4 क्लास को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मराठा काल। मराठा काल, ये जो मराठा काल है छत्तीसगढ़ में इसका प्रारंभ कब से होता है जी, छत्तीसगढ़ में मराठा काल कलचुरी वंश के बाद प्रारंभ होता है। ठीक, किसके बाद होता है, कलचुरी वंश के बाद प्रारंभ होता है। ये जो मराठा काल है, ये जो मराठा काल है हमारे छत्तीसगढ़ में भास्कर पंथ के आक्रमण से होता है जी। वो कब से होता है, भास्कर पंथ के आक्रमण से होता है। तो भास्कर पंथ का आक्रमण कहां से होगा जी, नागपुर में भोसला शासक थे, भोसले, भोसला, भोसला शासक था। और उस भोसले शासक का नाम क्या है जी, तो रघु जी प्रथम है। और इसी रघु जी प्रथम का सेनापति था, सेनापति था जी। और इस सेनापति का नाम क्या था, तो इस सेनापति का नाम था भास्कर पंत, भास्कर पंत था। क्या है, भास्कर पंत था। ये जो भास्कर पंत है यह 1741 में, कब, 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में रतनपुर के कलचुरी शासक, कलचुरी कलचुरी शासक रघु जी, रघुनाथ सिंह, इसके ऊपर रघुनाथ सिंह इसके ऊपर आक्रमण करेगा जी। आक्रमण क्यों करेगा, किस वजह से करेगा, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, क्यों करेगा, कैसा करेगा, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। यहीं से क्या हो जाता है जी, रघुनाथ सिंह को पराजित कर देता है और यह अधीनता स्वीकार कर लेता है मराठों की, और मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो भास्कर पंथ है यह बंगाल विजय अभियान के दौरान चल जाता है वहां पे इसको छोड़कर, और इसी को ही क्या करेगा, यहाँ पे शासक बनाएगा, प्रतिनिधित्व बनाएगा, और प्रतिनिधित्व बनाकर ये क्या करेंगे, आगे चल जाएगा। तो राजा कौन रहेगा, रघुनाथ सिंह ही रहेगा। तो यहां से क्या होगा, अप्रत्यक्ष मराठा शासन प्रारंभ हो जाएगा। क्या होगा, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मराठा शासन यहां से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ना है साथियों। ठीक है, तो ये है भाई। अब ये देखिए, ये जो मराठा शासक हैं, ये जो मराठा है ये भोसले शाखा के हैं, नागपुर के भोसला शासक हैं। ये जो मराठा आपको देखने को मिलेगा, ये मराठा का प्रकार भी आप लोगों को पता होना चाहिए जी। क्यों, क्योंकि ये जो मराठा है ये जनरली कहां से ले लेते हैं, ये महाराष्ट्र से का लेते हैं, महाराष्ट्र के ही है। लेकिन महाराष्ट्र के कहा, नागपुर शासक के हैं, नागपुर शाखा के हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए जी, ये यहाँ पे है
रायगढ़ का किला, और इस रायगढ़ के किले में है क्या जी? रायगढ़ के किले में है छत्रपति शिवाजी वाला, क्या है? छत्रपति शिवाजी वाला शाखा देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन है जी? रायगढ़ जिले में छत्रपति शिवाजी ने 1674 ईस्वी में क्या किया है? यहाँ पे रायगढ़ के किले में मराठा वंश का स्थापना किया है। ठीक है, किसने किया है? छत्रपति शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने। ठीक है जी, ये है 1674 की कहानी। अब होगा ये मराठों का बहुत ज्यादा साम्राज्य हो जाएगा, इस वजह से इनका विभाजन होते होते चला जाएगा। तो छत्रपति शिवाजी के जो वंशज आएंगे, जिसमें से आप लोगों का एक शासक देखने को मिलेगा साहू जी, छत्रपति साहू जी। कौन देखने को मिलेगा? छत्रपति साहू जी। ये जो छत्रपति साहू जी हैं, इन्हीं के ही शासन काल में छत्रपति साहू जी के ही शासन काल में 1739 ईस्वी में, कब? 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में यहाँ पे नागपुर में एक शाखा का निर्माण होगा, और उस शाखा का नाम रहेगा क्या? इस शाखा का नाम आपको देखने को मिलेगा भोसले शासक। क्या देखने को मिलेगा? भोसले। नागपुर में भोसले शासक कर भोसले वंश की स्थापना करेगा। क्या करेगा? नागपुर में भोसला शासक का क्या करेगा जी? साम्राज्य का स्थापना करेगा। अब ये भोसले बोल रहा हूं, भोसला है एक ही है, ये भी मराठा ही है जी। ये क्या है? ये भी मराठा ही है, लेकिन ये जो मराठा है ये भोसले शासक है नागपुर वाला। नागपुर वाले जो क्षेत्र का है उसे भोसला शासक कहते हैं। यही मध्य प्रदेश के इंदौर में आपको देखने को मिलेगा होलकर देखने को मिलेगा। गुजरात में आपको सोलंकी देखने को मिलेगा। ये क्या है? मराठा के शाखा है जी, मराठा के शाखा है, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नागपुर में भोसला शासक की स्थापना होगा कब? 1739 ईस्वी में। कब होगा? 1739 ईस्वी में होगा। और ये जो 1739 ईस्वी है, यह भोसला शासक कब तक शासन करेगा? ये करेगा 1853 तक शासन करेगा। कब से कब तक करेगा जी? ये करेगा 1739 ईस्वी से लेकर 1853 तक, डलहौजी की हड़प नीति तक ये शासन करेगा। ठीक है, अब होगा ये। अब यहाँ पे शासक कौन है? रघुजी प्रथम। रघुजी प्रथम है। क्या है? रघुजी प्रथम है। और ये जो रघुजी प्रथम है, इसी के ही समकालीन थे कौन? यहाँ पे कलचुरी वंश के शासक कौन थे जी? यहाँ पे था, ये तो था कहाँ का? देखिए जी, यहाँ पे दो शाखा देखने को मिलता है। एक तो था रतनपुर का, और रतनपुर में कौन था जी? रघुनाथ सिंह। ठीक है, और यहाँ पे था रायपुर में भी कलचुरी वंश था, दो शाखा थे इसके भी। तो यहाँ पे कौन था? अमर सिंह था। ठीक है, तो इन्हीं के ही समकालीन थे जी। तो चलिए भाई, थोड़ा सा इनका हिंट देख लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रघुजी प्रथम के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? रघुजी प्रथम के बारे में देखते हैं कि इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ में आक्रमण क्यों किया। तो छत्तीसगढ़ में इसका आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था जी? देखिए मैं बताता हूं उद्देश्य क्या था। ये जो रघुजी है, रघुजी क्या करेंगे जी? अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे। रघुजी प्रथम क्या करेंगे? अपना साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और साम्राज्य का विस्तार करने वाला इनका जो सेनापति था, उसका नाम क्या था जी? उसका नाम था भास्कर पंत। क्या था? भास्कर पंत था। ये जो भास्कर पंत है, इसे बोलेगा कौन? रघुजी प्रथम बोलेगा। ये बोलेगा रघुजी प्रथम। और यहाँ पे कौन था? बंगाल था। यहाँ पे उड़ीसा था। तो यहाँ पे गवर्नर का क्या थे? यहाँ पे बंगाल के गवर्नर के रूप में अलवर्दी खान था। कौन था? अलीवर्दी खान था।
अली वर्दी खां था। ये जो अली वर्दी खां है ये बंगाल के गवर्नर थे। और उड़ीसा के गवर्नर की बात करूं तो यहाँ पे मीर हबीब था। कौन था? मीर हबीब। हबीब। कौन था जी? मीर हबीब था। अरे हबीब, मीर हबीब था। कौन था? मीर हबीब था। ठीक। तो ये क्या करेंगे जी? ये नागपुर में है, और नागपुर में है तो ये अपना साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा था। तो साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहा था तो ये आक्रमण करेगा। कहां पे? बंगाल के ऊपर आक्रमण करेगा, उड़ीसा के ऊपर आक्रमण करेगा। ठीक है जी। तो इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए रास्ता क्या है जाने के लिए? नेशनल हाईवे 35 है। क्या है? नेशनल हाईवे 35 है, जो कि राजनांदगांव होते हुए ये जाता है जी। तो बीच में क्या पड़ेगा? बीच में पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़। क्या पड़ेगा? छत्तीसगढ़ पड़ेगा जी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पड़ेगा तो यहां से गुजर रहा है जी। कौन? रघुजी प्रथम का सेनापति। और उस सेनापति का नाम क्या है? भास्कर पंत। जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश होता है भास्कर पंत का, तो यहाँ पे कौन शासन कर रहे थे? रघुनाथ सिंह। और यहाँ पे रायपुर में कौन कर रहा था जी? तो रायपुर में कर रहा था कौन? तो रायपुर में कर रहा था अमर सिंह। रतनपुर में रघुनाथ सिंह शासन कर रहा था। और रघुनाथ सिंह का ही विरोधी यहाँ पे देखने को मिला है कौन? आपको देखने को मिलेगा कौन जी? मोहन सिंह देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? मोहन सिंह, जो कि सत्ता लोभी है। मोहन सिंह। ये जो मोहन सिंह है ये क्या करेंगे जी? ये मोहन सिंह चले जाएंगे किसके पास? रघु रघु जी प्रथम के पास, मतलब उनके सेनापति भास्कर पंत के पास चले जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ में आएगा तब मोहन सिंह क्या किसके पास चले जाएंगे? भास्कर पंत के पास। भास्कर पंत के पास। अब ये भास्कर पंत के पास जाते हैं तो ये क्या कहता है? रघुनाथ सिंह वृद्ध है, आपका मुकाबला नहीं कर सकता। और दुखद ये भी बात है कि उनके पुत्र का मृत्यु हो चुका है। तो पुत्र की मृत्यु के बाद यह वियोग में है, पुत्र वियोग में है, तो इसके ऊपर आप आक्रमण कीजिए और इसको हराइए और शासन मुझे दे दीजिए। कौन बोला? भास्कर पंत को बोल दिया मोहन सिंह। ठीक है, तो मोहन सिंह इसको भेद दे दिया। तब ये क्या करेंगे? डायरेक्ट तो आक्रमण नहीं करेगा। तो ये भास्कर पंत क्या करेंगे? गुरुजी शासक, आप हमें क्या करिए? आप सीधा सीधा रघुनाथ सिंह के ऊपर एक पत्र लिखे। क्या लिखे? पत्र लिखे। और ये जो पत्र है उसमें क्या कहे? इसमें कहे कि हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं, बंगाल विभाजन बोल रहा हूं, बंगाल अभियान कर रहे हैं। बंगाल अभियान कर रहे हैं तो हमारे जो सेना है उसको आप क्या कीजिए? सेना को आप कुछ समय के लिए रोके और उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए, उनके ठिकान रुकने के लिए ठिकाने की व्यवस्था कीजिए। ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं रघु जी प्रथम बोलते हैं। अब रघु जी प्रथम बोल रहा है, अब ये था पुत्र वियोग में, तो ये उसका पत्र का जवाब ही नहीं दे पाता। तो पत्र का जवाब नहीं दे पाए तो ये क्या करेंगे जी? ये बोलेंगे भास्कर पंत को जाइए अब आपका काम प्रारंभ हो गया। आप जाइए रघुनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण कीजिए और रघुनाथ सिंह के ऊपर आक्रमण करने के बाद उसे देख लीजिए। कौन बोल दिया? रघु जी प्रथम बोल दिया। अब इसको क्या मिल गया? इसको मिल गया मुद्दा। अब ये जाएंगे रघुनाथ सिंह के ऊपर। अब रघुनाथ सिंह के ऊपर जाएंगे कब? 1741 ईस्वी में। 1741 ईस्वी में जाएंगे। अब 1741 ईस्वी में जब जाएंगे तो ये वृद्ध था, युद्ध नहीं कर सकता था, पुत्र वियोग में था, युद्ध नहीं कर सकता था। इस वजह से जब इनके जो दीवार है उस गेट में जब ताकते हैं ना, फायर करते हैं बारूद को, तो ये क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देता है। इनकी जो पत्नी है वो सफेद झंडा लहरा देती है और हम अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहे हैं करके बोल दिया। तो यहाँ पे लूटपाट करने के बाद, अनाज उनाज को लूटने के बाद ये आगे चले जाएंगे और इसे क्या कर देंगे? इसे कर देंगे वहां के ही शासक के रूप में, वहीं पे
आप प्रतिनिधित्व के रूप में रहे, आप हमारे अधीन में हैं, आप क्या करें, शासन जरूर करें, लेकिन हमारे प्रतिनिधि के रूप में रहकर। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, अप्रत्यक्ष मराठा शासन होगा। क्या होगा, अप्रत्यक्ष मराठा शासन। तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत कौन कौन होगा जी, तो अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा रघुनाथ सिंह, और इनके बाद देखने को मिलेगा मोहन सिंह। ठीक है, क्योंकि ये जो रघुनाथ सिंह है, क्या है, ये जो रघुनाथ सिंह है, अगर इसको देखे तो इनका आपको शासनकाल कब से कब तक देखने को मिलेगा जी, 1732 से लेकर 1732 से लेकर इनका मृत्यु कब होता है, 1745 ईस्वी में। तो 1745 ईस्वी तक ये शासन करेगा, और उसके बाद मोहन सिंह आ जाएंगे 1745 ईस्वी से लेकर ये शासन करेगा 1758 तक। कब तक, 58 तक शासन करेगा। वैसे तो इनका 57 में मृत्यु होता है, मोहन सिंह का कितना में हो जाता है, 57 में हो जाता है। ठीक है, 57 में देखने को मिलेगा, यहां तक आपका देखने को मिलेगा जी। ठीक है, तो इनके मृत्यु तक ये शासन करेगा। वही रायपुर शाखा में देखने को मिलेगा अमर सिंह। कौन सा, अमर सिंह, ये भी है जी। रायपुर शाखा में अमर सिंह भी क्या करेंगे, वहां पे रहेंगे। और अमर सिंह का पुत्र रहता है शिवराज सिंह। कौन रहता है, शिवराज सिंह, शिवराज सिंह रहता है। वैसे तो शिवराज सिंह शासक नहीं बनता, क्या है, शासक नहीं बनता, इसको शासक नहीं बनाता, इसको कुछ जमींदार देखो इसको घुचा देते हैं जी। ठीक है, तो ये है, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या कहेगा, इससे ही देखिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, बार बार प्रश्न पूछा हुआ है, आपको देखने को मिलेगा। इसमें प्रश्न क्या पूछेगा, प्रत्यक्ष मराठा शासक कौन है, तो प्रत्यक्ष मराठा शासक बिंबाजी आएंगे। ऐसा कौन सा कलचुरी वंश है जो कि प्रथम मराठा शासन आक्रमण के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर भास्कर पंत आक्रमण करते हैं रघुनाथ सिंह। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मराठा शासक कौन है, रघुजी प्रथम है। ठीक है, ये मत बिंबाजी भोसले को मत लेना, वो प्रत्यक्ष शासक वाला है। और क्या पूछेगा जी, ऐसा कौन सा शासक कलचुरी वंश का शासक है जिन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार की है। प्रथम कलचुरी शासक बताइए जिन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार की है, वो कौन सा है, रघुनाथ सिंह। अंतिम कलचुरी शासक बताइए जिन्होंने जिन्होंने कलचुरी वंश की अधीनता स्वीकार की है, वो है मोहन सिंह। प्रथम कलचुरी शासक रतनपुर का वो है रघुनाथ सिंह। प्रथम रायपुर शाखा के कलचुरी वंश के देखने को मिलेगा अमर सिंह। अंतिम शिवराज सिंह नहीं है, अमर सिंह ही है, क्योंकि ये शासक नहीं बनता, अमर सिंह ही है अंतिम शासक। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। दो तीन प्रकार के यही पास प्रश्न पूछेगा ना, मैं आप लोगों को बता दिया कि इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा उसको। ठीक है, तो चलिए भाई आगे हम लोग देखेंगे। अप्रत्यक्ष शासक तो आप लोग देख लिए मराठा शासक का, है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष शासक, और प्रत्यक्ष शासक किस प्रकार से होगा उसे भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, रघु जी रघु जी प्रथम है, और इस रघु जी प्रथम की मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु आपको देखने को मिलेगा 1755 ईस्वी में। कब देखने को मिलेगा, 1755 ईस्वी में इसका मृत्यु देखने को मिलेगा। मृत्यु 1755 ईस्वी में, ये जो 1755 ईस्वी में आपको देखने को मिलेगा मृत्यु, तो इसमें क्या होगा जी, इनके पुत्र हैं, तो साम्राज्य का विभाजन तो होगा। तो इनकी दो पत्नियां थी, कितनी पत्नियां, दो पत्नियां। एक का नाम था सोलाबाई, एक का नाम था सोलाबाई, और दूसरे का नाम था क्या, बालाबाई। क्या नाम था, बालाबाई जी, बालाबाई। एक का नाम था सोलाबाई, दूसरे का नाम था बालाबाई। सोलाबाई से दो पुत्र, बालाबाई से भी दो पुत्र, मतलब इनके चार पुत्र। ठीक है, तो सोलाबाई से दो पुत्र हुए, उनका नाम क्या था, जानोजी, जानोजी। दूसरे का क्या नाम था, संभाजी, संभाजी। बालाबाई के दो पुत्र, और उस दो पुत्र का क्या नाम था, बड़े पुत्र का नाम था मुधोजी, मुधोजी। और छोटे पुत्र का नाम आपको देखने को मिलेगा बिंबाजी। ठीक है,
अब इनका क्या होगा, मृत्यु जब होगा, तो मृत्यु जब होंगे तो इसमें साम्राज्य का विभाजन होगा, साम्राज्य का विभाजन होगा। और जब साम्राज्य का विभाजन होगा तो उसमें से नागपुर क्षेत्र को मिलेगा किसे, जानोजी को। नागपुर क्षेत्र मिलेगा किसे, जानोजी को। संभाजी को मिलेगा बरार क्षेत्र, बरार क्षेत्र। मुधोजी को मिलेगा चांदा क्षेत्र, और बिंबाजी को मिलेगा रतनपुर क्षेत्र, रतनपुर क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। नागपुर में शासन करना चाह रहा था कौन, मुधोजी। और मुधोजी जब शासन कर रहा चाह रहा था तो इसका समर्थन करते हैं कौन, बिंबाजी। जानोजी का समर्थन करते हैं कौन, संभाजी। तो ये हो गया जी, नागपुर में कौन गद्दी पे बैठा है, जानोजी बैठा है। बाद में मुधोजी को नागपुर का भी देखने को मिलेगा जी। मुधोजी क्या बनेंगे बाद में नागपुर का शासक भी बनेगा। क्यों, क्योंकि शपथ दिलाया रहता है बिंबा जी, मुधो जी को कि मैं आपको क्या दिलाऊंगा, नागपुर का शासक दूंगा, ऐसा करके बोल दिए थे, है ना। तो ये मुधो जी कहां पे बनेगा, नागपुर में भी आगे चलकर बन जाता है जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जी। तो रतनपुर में कौन जाएंगे साथियों, तो रतनपुर में आपको जाने को मिलेगा बिंबा जी को। और बिंबा जी कब जाएंगे, तो बिंबा जी जाएंगे कब, तो बिंबा जी जाएंगे छत्तीसगढ़ 1757 ईस्वी में। कब जाएंगे, 1757 ईस्वी में जाएंगे। तब उस समय छत्तीसगढ़ में रतनपुर में कौन शासन कर रहा था, तो मोहन सिंह, मोहन सिंह शासन कर रहा था। कौन कर रहा था, मोहन सिंह शासन कर रहा था। और मोहन सिंह की मृत्यु होती है जब जाते हैं वहां पे, तो उनकी भी बीमारी से मृत्यु हो जाता है। जाने के बाद जब मृत्यु होता है तब ये क्या करेंगे, बिंबा जी वहां पे शासन करना प्रारंभ कर देंगे 1758 से। कब से, 1758 से बिंबा जी शासन करना प्रारंभ कर देंगे जी। ठीक, कितना आपको पता चल गया। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पे देखते हैं बिंबा जी, बिंबा जी। अब बिंबा जी के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रत्यक्ष मराठा शासन, मराठा शासन। ठीक है, अब प्रत्यक्ष मराठा शासन पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे प्रत्यक्ष मराठा शासन, जिसका शासन काल आपको देखने को मिलेगा कब से कब तक, प्रत्यक्ष मराठा शासन काल देखने को मिलेगा आपको 1758 से लेकर 1788 तक। ठीक, देखिए भाई, ये जो बिंबा जी जब हमारे यहाँ पे आते हैं, जब बिंबा जी हमारे यहाँ पे आते हैं तो ये क्या करेंगे, तो जब आते हैं तो यहाँ पे कौन शासन कर रहा था जी, यहाँ पे शासन कर रहा था मोहन सिंह। मोहन सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ पे बिंबा जी शासन करना प्रारंभ कर देंगे प्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग कौन कौन से शासन पढ़ते हैं उसको हमें याद होना चाहिए। तो बिंबा जी को थोड़ा सा रुकते, बिंबा जी के थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से मैं प्रत्यक्ष मराठा शासक को याद करवा देता हूं। यहाँ पे प्रत्यक्ष मराठा शासन काल का आपको देखने को मिलेगा कब से कब तक, 1758 से लेकर 1788 तक प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा कब से कब तक, 1788 मत कीजिए, प्रत्यक्ष शासन बोल रहा हूं, मतलब अपर सहायता से जाएगा, मतलब 1818 तक जाएगा ये, 1818 तक, 1818 तक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको शासक देखने को मिलेगा कौन कौन सा, तो पहला शासक आपको देखने को मिलेगा बिंबा जी। कौन सा है, बिंबा जी। ठीक, जी जी इतना है कि मैं आधुनिक इतिहास को पढ़ाऊंगा, मराठा मराठा काल को पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से जी जी ही निकलेगा, आप लोगों को भी मैं जी बोलूंगा, इतना सारा जी जी है। बिंबा जी, चिमड़ा जी, बिंबा जी, चिमड़ा जी, चिमड़ा जी, बिंबा जी, चिमड़ा जी, वेंको जी, वेंको जी, वेंको जी के बाद परसो जी, जिसे हम लोग पुरसो जी भी कहते हैं, परसो पुरसो एक ही है, परसो जी, परसो जी। ठीक, अब परसो जी के बाद आपको याद रखना है अप्पा जी, अप्पा साहिब। ठीक है, अप्पा
साहेब जी। ये अब इसे क्रम से जमाने के लिए प्रश्न पूछ देता है, तो क्रम से इसे कैसे हम लोग याद करें प्रत्यक्ष मराठा शासक को? तो इसे याद करने के लिए ट्रिक की आवश्यकता है, और ट्रिक आप लोगों को मैं बता रहा हूं क्या है ट्रिक। बचाओ परसों अप्पा, बचाओ परसों अप्पा, क्या है? बचाओ परसों अप्पा, या फिर बचाओ परसों अप्पा। बचाओ परसों अप्पा है जी, क्या है? बचाओ परसों अप्पा है। जिसमें से बिंबा जी देखने को मिलेगा ब से, च से देखने को मिलेगा चिमड़ा जी, व से देखने को मिलेगा वेंको जी, परसों से देखने को मिलेगा परसों जी, और अप्पा से देखने को मिलेगा अप्पा साहेब जी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। जिसमें से बिंबा जी का शासनकाल आपको देखने को मिलेगा कब से कब तक? तो बिंबा जी का शासनकाल आपको देखने को मिलेगा 1758 से लेकर 87 तक। 1758 से लेकर 87 तक देखने को मिलेगा, 1787 तक मृत्यु तक। और 1787 से लेकर 1787 से लेकर 1788 तक आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको चिमड़त जी देखने को मिलेगा सिर्फ एक ही वर्ष। और 1788 से लेकर 1718 तक, 1818 तक, कब से कब तक? 1800 1818 तक आपको क्या देखने को मिलेगा? सूबा शासन देखने को मिलेगा, वेंको जी देखने को मिलेगा, वेंको जी देखने को मिलेगा जी। वैसे सूबा शासन का है वो शासनकाल, वेंको जी का है 1811 में, क्योंकि उनका मृत्यु हो जाता है 1811 में, 1811 में देखने को मिलेगा। परसों जी आपको 1811 से देखने को मिलेगा जी। और परसों जी 1811 से लेकर 1816 तक इनका रहेगा, 1816 तक इनका रहेगा। ठीक है, और 1816 से लेकर 1816 तक ये क्या करेंगे? अप्पा साहेब 1818 तक शासन करेंगे। ठीक है, अब 1818 के बाद ये कहां पे चला जाएगा? ब्रिटिश शासक, ब्रिटिश ब्रिटिश अधीक्षक शासक में चला जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है जी, तो इनको हमें देखना है। तो चलिए पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे किससे? बिंबा जी से प्रारंभ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में कौन आएगा? बिंबा जी आएंगे, बिंबा जी भोसले आएंगे। ठीक है, कौन आएगा? बिंबा जी भोसला आएगा। इनका शासनकाल आपको कब से कब देखने को मिलेगा? शासनकाल आपको देखने को मिलेगा कब से कब भाई? इतना बार बोलूंगा कि आपको याद करा दूंगा। 1758 से लेकर 1787 तक, 1758 से लेकर 1787 तक इनका शासनकाल देखने को मिलेगा। ठीक, ये क्या है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में मराठा, मराठा का प्रथम प्रथम मराठा शासक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रथम मराठा शासक है। क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक है जी। इसके साथ साथ क्या याद रखिए? इनकी जो राजधानी है वो रतनपुर है। इनकी जो राजधानी है वो क्या है? रतनपुर है, रतनपुर है इसकी राजधानी। ठीक, ये यहाँ पे जब आते हैं तो मोहन सिंह रहता है। मोहन सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ पे शासन करना प्रारंभ करते हैं जी। जब शासन करना प्रारंभ करते हैं, जब हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं, तो कहां से ये आएगा? ये कहां से आएगा ये बताइए मुझे। नागपुर कहां पे है? महाराष्ट्र पे है। कहां पे है? महाराष्ट्र पे है, ये बताइए। नागपुर कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और यहां से जब आएगा, तो यहाँ पे जब आएगा नेशनल हाईवे 35 यूज होगा। जब आएंगे तो यहाँ पे क्या है? राजनांदगांव है ना? तो राजनांदगांव है, तो रतनपुर जाएंगे। तो रतनपुर जाने के लिए कुछ यहाँ से इस प्रकार से ऐसा होते हुए ऐसे जाएंगे ना, तो यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ पे बेमेतरा में भी चापलूसी है, यहाँ पे भी है। तो ये आपको देखने को मिलेगा जी, रतनपुर। ठीक है, जब यहाँ पे आएंगे तो ये बहुत सारे प्रशासनिक कार्य करेंगे। क्या करेंगे? बहुत सारे प्रशासनिक कार्य करेंगे। सबसे पहली प्रशासनिक कार्य करेंगे क्या? इसे दिखेगा क्या? यहाँ पे जब आएंगे तो रायपुर में और रतनपुर में, दोनों जगह में, अलग अलग जगहों में क्या किया जा रहा है? प्रशासन किया जा रहा है। तो इन दोनों को क्या करेंगे जी? प्रशासनिक एकीकरण करेगा। रायपुर, रायपुर व रतनपुर को क्या करेंगे? प्रशासनिक एकीकरण करेगा, प्रशासनिक एकीकरण।
क्या करेगा? प्रशासनिक एकीकरण कर लेगा। पहला कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य क्या करेगा? जहां पे ये रहेंगे वहां पे नियमित न्यायालय की स्थापना करेगा। मतलब रतनपुर में क्या करेगा? नियमित नियमित न्यायालय की नियमित न्यायालय की स्थापना करेगा। क्या करेगा? नियमित न्यायालय की स्थापना करेगा जी। ठीक है, नियमित न्यायालय की स्थापना करेगा। इसके अलावा और क्या करेगा? जब यहीं पास आ रहे हैं तो यहाँ पे राजनांदगांव में चापलूस करेगा। कहां पे? राजनांदगांव वाले चापलूस करेंगे, और राजनांदगांव वाले चापलूस करेंगे। और बेमेतरा में भी है एक जगह जिसका नाम है खुज्जी। क्या है? खुज्जी। यहां पे दो जमींदारी प्रारंभ करेंगे। यहां पे राजनांदगांव और खुज्जी में क्या करेंगे? राजनांदगांव राजनांदगांव और खुज्जी, ये दोनों स्थान में क्या करेंगे भाई? इन दोनों स्थान में क्या करेंगे? जमींदारियां प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? जमींदारियां प्रारंभ करेंगे। तो दूसरा कार्य ये हो गया। तीसरा कार्य ये हो गया। इसके बाद और क्या करेंगे जी? सिर्फ यही बस काम करेंगे क्या? ना जी ना, और भी करेंगे, जिसमें से धार्मिक कार्य भी करेंगे, है ना। तो उसके अंतर्गत और क्या करेंगे? ये परगना पद्धति का सपना देखे रहते हैं। क्या रहते हैं? परगना पद्धति का सपना देखे रहते हैं। चौथा कार्य क्या है? परगना पद्धति का सूत्रधार है। क्यों सूत्रधार है? क्योंकि इन्होंने सपना देखा था जी परगना पद्धति का। प्रारंभ अवश्य कौन करेंगे? विठल राव दिनकर करेगा। विठल राव दिनकर प्रारंभ करेंगे, लेकिन परगना पद्धति का सूत्रधार किसे माना जाता है? बिंबाजी भोसले को माना जाएगा। ठीक है, ये तो था प्रशासनिक कार्य। क्या था? प्रशासनिक कार्य था। इसके अलावा क्या करेंगे भाई? इसके अलावा और भी आपको देखने को मिलेगा धार्मिक कार्य। क्या करेंगे? स्थापत्य कार्य देखने को मिलेगा, धार्मिक कार्य देखने को मिलेगा, जिसमें से बहुत सारे मंदिरों का, मस्जिदों का निर्माण करेंगे। जिसमें से प्रमुख मंदिर की बात करता हूं तो रतनपुर में आपको देखने को मिलेगा क्या? रतनपुर में, कहां पे? रतनपुर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा मंदिर का निर्माण, जिसमें से स्थापत्य कार्य देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्थापत्य कार्य। और इस स्थापत्य कार्य के अंतर्गत पहला मंदिर देखने को मिलेगा, वो है कौन सा? वो देखने को मिलेगा राम टेकरी मंदिर। बार बार प्रश्न में पूछा हुआ है, राम टेकरी मंदिर। राम टेकरी मंदिर, ठीक है जी। कहां पे है? रतनपुर में है। इसके अलावा और क्या साथियों? तो इसके अलावा खंडोबा मंदिर का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? खंडोबा खंडोबा मंदिर का निर्माण करवाएंगे। इसके अलावा और क्या करवाएंगे साथियों? तो इसके अलावा रतनपुर में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाएंगे। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा रतनपुर में ही मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। क्या करवाएंगे? मस्जिद मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। ठीक है साथियों, तो रतनपुर में चार कार्य करेंगे। कौन कौन सा? स्थापत्य कला के रूप में राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाएंगे, खंडोबा मंदिर का निर्माण करवाएंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करेंगे, और मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया जी। इसके अलावा और भी कार्य करवाएंगे क्या? जी हाँ, रायपुर में स्थित है दुधाधारी मठ। कहां पे है? रायपुर में। रायपुर में है दुधाधारी मठ। रायपुर के दुधाधारी मठ, दुधाधारी मठ, इसका जीर्णोद्धार करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जीर्णोद्धार करवाएंगे। क्या करवाएंगे जी? जीर्णोद्धार करवाएंगे। रायपुर में स्थित है वो। इसके अलावा दशहरा आता है। दशहरा के पर्व पर स्वर्ण पत्र मतलब श्रवण पत्ती देने की प्रथा प्रारंभ करवाएंगे। दशहरा में सोन पत्ती
देने की प्रथा, देने की प्रथा का प्रारंभ करवाएंगे। ठीक है, तो दशहरा में सोनपत्ती देने की क्या करेंगे, सोनपत्ती देने की प्रथा प्रारंभ करवाएंगे जी। ठीक है, इसकी मृत्यु होती है 1787 को, 1787 को होता है, जिसकी जानकारी हमें कहां से देखने को मिलेगा जी, जो यूरोपीय यात्री आएंगे कोलब्रुक, उसके यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलेगा जी। अब जब मृत्यु होती है तो इसकी पत्नी को भी देख लेते हैं जी। तो बिंबा जी की पत्नी कितनी है, तो इनकी पत्नी आपको देखने को मिलेगा 3 पत्नी। कौन से पत्नी, 3 पत्नी, और तीनों पत्नी का अलग अलग काम है जी। एक पत्नी का नाम है, पहले पत्नी का नाम वो कौन सा है, पत्नी में से पहला पत्नी नाम आपको याद रखना है आनंदी बाई। कौन सा है, आनंदी बाई। रमाबाई, और आपको याद रखना है कौन सा, उमाबाई। कौन सा याद रखना है, उमाबाई, उमाबाई। ठीक, जिसमें से मृत्यु के बाद, पति के मृत्यु के बाद जो भागदौड़ संभालता है, सत्ता जो संभालता है वो कौन संभालता है, आनंदी बाई संभालता है। तो सत्ता सुख किसे मिलेगा, सत्ता सुख मिलेगा आनंदी बाई को। रमाबाई, रमाबाई पति वियोग में इतना व्याकुल कि ये क्या बन जाएगा, जोगन बन जाएगा, निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जोगन बन जाएगा। पति के वियोग में बिंबा जी के मृत्यु के उपलक्ष्य में ये क्या कहा जाएंगे, जोगन बनकर निकल जाएगा। उमाबाई सती हो जाते हैं, सीधा सीधा क्या होता है, सती हो जाता है, सती हो जाता है जी। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। उमाबाई के सती होने का प्रमाण हमें देखने को मिलता है सती चौरा से, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहां पे, रतनपुर में सती चौरा स्थित है। क्या है, सती चौरा स्थित है, ये इसका प्रमाण है जी। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा और क्या देखना है साथियों, तो इसके अलावा इसके मंत्री को देख लीजिए, क्योंकि ये जब आते हैं वहां से नागपुर से, तो इनके जो मंत्री हैं, प्रमुख अधिकारी, अधिकारी वो कौन से हैं, इसे देख लीजिए। तो वहां से आते हैं तो सिर्फ हिंदू बस नहीं आएंगे, मराठा बस नहीं आएंगे, इसके साथ साथ खान भी आएंगे, खान भी आएंगे। तो उसी को ही देखते हैं। पहला आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तो पहला अधिकारी आप लोग याद रखिए, जो कि नाम है घोड़ो महादेव। कौन सा है, घोड़ो महादेव, घोड़ो महादेव। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा, नीलू पंत, नीलू पंत याद रखना है। तीसरा आपको कौन सा याद रखना है साथियों, तो तीसरा आपको याद रखना है कृष्ण भट्ट। कौन सा याद रखना है, कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट। चौथा आपको याद रखना है कादर खा, कादर खा। पांचवा आपको क्या याद रखना है, ये भी मुस्लिम था, सॉरी मुस्लिम तो एक और था कादर खा के बाद, उसको याद नहीं आ रहा है। याद रखिए कृष्णराज मोहतो। कौन सा, कृष्णराज, कृष्णा, कृष्णा मोहतो। कौन सा याद रखना है, कृष्णा, कृष्णा जी मोहतो, कृष्णा जी मोहतो। ठीक है, किसे याद रखना है, कृष्णा जी मोहतो को याद रखना है। तो ये क्या क्या है, इसके याद रखना है। घोड़ो महादेव क्या थे जी, तो घोड़ो महादेव राज्य का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था। क्या था, प्रमुख अधिकारी था, प्रमुख अधिकारी, प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी था। नीलू पंत क्या था, तो नीलू पंत सेनापति था। क्या था, सेनापति था। कृष्ण भट्ट क्या था जी, तो कृष्ण भट्ट राज पंडित था। क्या था, राज पंडित था। इसके अलावा कादर खां की बात की जाए तो कादर खां क्या था, तो ये सेना विभाग का था, सेना विभाग का प्रमुख था। कृष्णराज मोहतो की बात की जाए तो यह क्या थे जी, राजस्व विभाग का, राजस्व विभाग का प्रमुख था। कहां का, राजस्व विभाग का यह प्रमुख था। ठीक,
इतना आपको पता चल गया बिंबा जी के बारे में, बस इतना ही आपको याद रखना बिंबा जी के बारे में। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा, क्योंकि इनके पुत्र नहीं रहते जी, बिंबा जी के पुत्र नहीं रहते। क्या नहीं रहता? पुत्र, पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था। तो पुत्र नहीं था तो अगला जो शासक रहेगा वो कौन रहेगा? मुधो जी के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। कितने पुत्र? 3 पुत्र थे, जिसमें से बड़ा पुत्र का नाम क्या था जी? रघु जी द्वितीय था। क्या था? रघु जी द्वितीय था। उसके बाद अगला पुत्र का नाम था चिमड़ा जी। क्या नाम था? चिमड़ा जी। तीसरे नंबर के पुत्र का क्या नाम था दे? तो तीसरे नंबर का पुत्र का नाम था वेंको जी। वेंको जी। ठीक। तो बिंबा जी किसे उत्तराधिकारी माने हैं? चिमड़ा जी को। तो रतनपुर का जो शासक अगला बनेगा बिंबा जी के बाद वो कौन बनेगा? चिमड़ा जी बनेगा। कौन बनेगा? चिमड़ा जी बनेगा। इसे रास नहीं आता रघु जी को कि ये राजा बन गया, मैं बड़ा हूं, मैं बनता, मेरे को नहीं बनाया। कौन बोलता है? रघु जी द्वितीय बोलते हैं। अब रघु जी द्वितीय क्या है? सन के आदमी, सनक गया। अब सनका तो ये क्या करेंगे? चिमड़ा जी को षड्यंत्र रूप से क्या करवा देंगे? इसको मृत्यु दिला देंगे, हत्या करवा देंगे। कौन? रघु जी द्वितीय। और अपना राजा नहीं बनता तो राजा कौन बनते हैं? वेंको जी को बना देता है। तो अगला राजा कौन बनेगा? वेंको जी बन जाएगा राजा। अब वेंको जी क्या करेंगे जी? वेंको जी को पता है कि रघु जी द्वितीय ने चिमड़ा जी को रास्ते से हटवाया है। अब मैं जाऊंगा नागपुर, नागपुर से वहां पे रतनपुर, तो मेरे को भी हटा देगा ये। तो ये हटा देगा करके ये जानता है वेंको जी। तो ये वेंको जी क्या करेंगे जी? वेंको जी सुबह व्यवस्था का प्रारंभ करेंगे और नागपुर में ही रहकर यहाँ पे शासन करेंगे। अपने शासन काल में ये केवल और केवल कितने बार हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं? तो ये केवल और केवल 3 बार आते हैं जी। ठीक। तो ये होगा वेंको जी। तो चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं और चिमड़ा जी के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये अगला शासक होगा चिमड़ा जी। ठीक। तो ये पसंद होने की वजह से चिमड़ा जी को ही क्या किए थे? राजा बनाए थे जी। ठीक। अब ये वेंको जी के बाद, सॉरी, चिमड़ा जी के बाद अगला शासक कौन बनेगा? वेंको जी बनेगा। और ये जो वेंको जी की बात की जाए तो इनका शासन अवधि कब से कब तक रहेगा जी? चिमड़ा जी की मृत्यु कब होती है? 1788 को होता है। और ये राजा कब बनता है? 1787 को बनता है। मतलब एक ही वर्ष, एक वर्ष से भी कम वर्ष तक ये शासक रहेगा। उसके बाद ये शासक बनेगा 1788 में। 1788 के बाद ये कितने समय तक ये शासन करेगा वेंको जी? तो 1788 के बाद ये शासन करेगा 1811 तक। कब तक? 1811 तक ये शासन करेगा जी। ठीक। जिसमें इनका शासन काल की अगर मैं बात करूं तो इसके शासन काल के अंतर्गत आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा। वेंको जी, ये वेंको जी का शासन काल कब से कब तक ये पता हो गया आप लोगों को? शासन काल कब से कब तक है? तो शासन काल आपको देखने को मिला है कब से कब तक? 1788 से लेकर 1811 तक। ठीक है। राजधानी वही है रतनपुर। रतनपुर राजधानी बनाकर नागपुर में यह शासन किया है। ठीक है। इन्होंने उपाधि धारण की है और उस उपाधि का नाम क्या है जी? तो उपाधि का नाम है पुरंदर, धुरंधर, धुरंधर की। इसकी धुरंधर की उपाधि है। धुरंधर, धुरंधर की उपाधि धारण की है जी इन्होंने। ठीक है। ये है। एक रूप से मानकर देखिए ये सूबा शासन प्रारंभ किए हैं। सूबा शासन प्रारंभ किए हैं। तो सूबा शासन प्रारंभ किए हैं तो ये कहां पे रहकर शासन कर रहा है? नागपुर में रहकर शासन कर रहा है। मतलब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक रूप से अप्रत्यक्ष शासन कर सकते हैं ना? जी हाँ, इसे हम लोग एक रूप से अप्रत्यक्ष शासन कह सकते हैं। ठीक। अब ये जो सूबा शासन प्रारंभ करेंगे तो इसमें सूबेदार का नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? सूबेदार की नियुक्ति करेंगे। सूबेदार की नियुक्ति करेगा। अब ये जो सूबेदार की नियुक्ति करेगा तो इसमें नियुक्ति करते समय देखने को मिलेगा क्या जी? इसमें ये बोलेंगे कि जहां से आप लोगों का राजस्व वसूली करोगे उसका
सबसे ज्यादा वसूली जो करेगा वही क्या रहेगा, सूबेदार रहेगा, ऐसा बोलता है। प्रारंभ में ऐसा नहीं था लेकिन बाद में हो जाता है। तो ये जो सूबेदार नियुक्त होंगे उसमें से प्रथम जो सूबेदार रहेगा वो कौन रहेगा, महिपत महिपत राव दिनकर। ये कब बनेगा जी सूबेदार, 1788 में, 1788 में ये रहेगा। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। और वेंको जी के अंतर्गत आपको कितने सूबेदार देखने को मिलेगा, तो लगभग 6 सूबेदार इनके ही देखने को मिलेगा। कितने सूबेदार, 6 सूबेदार इनके ही नीचे काम किए हैं। कितने सूबेदार, 6 सूबेदार इनके अधीन शासन किए हैं, अधीन शासन किए हैं। ठीक है, तो सूबेदार प्रारंभ किए हैं, तो सूबेदार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सूबेदार को हमें याद होना चाहिए जी। तो सूबेदार कौन कौन से हैं इसे हमें याद होना चाहिए। ठीक है, पहला सूबेदार का नाम क्या है, पहले सूबेदार का नाम क्या है, महिपत राव दिनकर। कौन सा है, महिपत राव दिनकर, महिपत राव दिनकर है। दूसरे सूबेदार को क्या नाम है जी, विठल राव दिनकर। कौन सा है, विठल विठल राव दिनकर। तीसरे सूबेदार का नाम क्या है, तो तीसरे सूबेदार का नाम आपको देखने को मिलेगा भवानी कालू, भवानी कालू। चौथे सूबेदार का क्या नाम है साथियों, तो चौथे सूबेदार का नाम आपको याद रखना है केशव गोविंद। कौन सा है, केशव गोविंद, केशव गोविंद। पांचवें सूबेदार का नाम क्या है, पांचवें सूबेदार के नाम के आपको याद रखना है बिंकोजी पिंडरी। क्या याद रखना है, बिंकोजी, बिंकोजी पिंडरी, बिंकोजी पिंडरी। ठीक, पिंडरी या पिंडरी, पिंडरी पिंडरी पिंडरी, बिंकोजी पिंडरी। ठीक है, छठवां शासक याद रखना है आपको बीका जी गोपाल। क्या याद रखना है, बीका जी गोपाल, बीका जी गोपाल। सातवां आपको याद रखना है सखा राम हरि। क्या याद रखना है, सखा राम हरि। और सखा राम हरि वह, और याद रखना है सखी राम हरि को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद आता है सीताराम टाटिया, सीताराम टाटिया, टाटिया। ठीक है, सीताराम टाटिया आता है। आठवां जो और अंतिम जो आपको देखने को मिलेगा वो सूबेदार जिसका नाम रहेगा यादव राव दिनकर। कौन सा है, यादव राव, यादव राव दिनकर। अब ये जो सभी देखने को मिल रहे हैं सूबेदार, इनको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं साथियों, तो इनको याद करने का तरीका है, ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है साथियों, ट्रिक को बताइए सर। तो ट्रिक मैं बताता हूं। ठीक, आप लोगों को एक याद रखना है। ठीक है, मवी, मवी, मवी भवानी के, भवानी के बीबी, बीबी सखा, शशि याद रखना है, शशि, शशि याय। चलिए भाई ट्रिक बोलिए, मवी भवानी के बीबी शशि याय, मवी भवानी के बीबी शशि याय। ठीक है, ससा इसमें प्लस कर लीजिए, ससा। ठीक है, मवी भवानी के, मवी भवानी के बीबी शशि याय। ठीक है, ये आज याद रखना है आपको। तो म से हो गया महिपत राव दिनकर, वी से हो गया विठल राव दिनकर, भवानी से हो गया भवानी कालू, के से हो गया केशव गोविंद, बी से हो गया बिंका जी पेंड्री, और बी से हो गया बीका जी गोपाल, सी से हो गया सखाराम हरि, व सी से हो जाएगा सखाराम टाटिया, सीताराम टाटिया, यह से हो जाएगा यादव राव दिनकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिसमें से अगर देखे तो ये
महिपत राव दिनकर की अगर शासन अवधि की अगर मैं बात करूं, शासन काल की बात करूं, तो इनका प्रारंभ होता है कब से कब तक? तो इनका प्रारंभ होता है 1788 से लेकर 1788 से लेकर आपको देखने को मिलेगा 1790 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1790 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। विठल राव दिनकर की बात की जाए तो विठल राव दिनकर का शासनकाल 1790 से आपको देखने को मिलेगा 96 तक। कब तक? 96 तक, 1796 तक। और भवानी कालू का 1796 से लेकर आपको देखने को मिलेगा कब तक? तो भवानी कालू का 1796 से आपको 1757 तक देखने को मिलेगा। 1757 97 तक देखने को मिलेगा। केशव गोविंद का 1797 से लेकर केशव गोविंद का 1797 से लेकर 1808 तक देखने को मिलेगा। किसका? केशव गोविंद का 1808 तक देखने को मिलेगा। ठीक है। वही बिंका जी पेंड्री की बात की जाए तो बिंका जी पेंड्री का आपको शासनकाल देखने को मिलेगा कब से कब तक जी? तो बिंका जी पेंड्री का देखने को मिलेगा 1808 से लेकर 1809 तक देखने को मिलेगा। 1809 तक ये रहेगा। ठीक। अब 1809 के बाद 1809 से लेकर बिंका जी गोपाल का शासन अवधि रहने वाला है 1817 तक। कब तक? 1817 तक रहने वाला है। ठीक साथियों, इसके बाद सखाराम हरि व सीताराम टाटिया का समय अवधि देखने को मिलेगा 1817 से लेकर 17 तक ही रहेगा। 3 महीने तक सखाराम हरि और 7 महीने तक सीताराम टाटिया शासन करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो 1817 से लेकर 1818 तक आपको यादवराव दिनकर देखने को मिलेगा, जो कि 1818 के बाद अधीक्षक शासक लग जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें से ये जो सखाराम महिपत राव दिनकर से लेकर बिंका जी गोपाल तक आपको देखने को मिलेगा किसका? वेंको जी भोसले के शासन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। जी वेंको जी भोसले के तक देखने को मिलेगा। ठीक है। वेंको जी भोसले तक ये 6 शासक रहेंगे और बाकी का ये बाद में रहेगा। ठीक है। तो ये देखते हैं जी, इसके अंतर्गत हमें क्या याद रखना है? महिपत राव दिनकर के अंतर्गत याद रखना है क्या? तो महिपत राव दिनकर के अंतर्गत एक याद रखना है आपको क्या? कि यह प्रथम है। प्रथम सूबेदार कौन है? तो वो है महिपत राव दिनकर, पहला। दूसरा याद रखना, यूरोपीय यात्री, यूरोपीय यात्री। और यूरोपीय यात्री का नाम क्या है? यूरोपीय यात्री का नाम क्या है? फॉरेस्टर। क्या नाम है? फॉरेस्टर। इस फॉरेस्टर का आगमन हुआ था किसके शासनकाल में? महिपत राव दिनकर के काल में। ठीक है। इसके अलावा विठल राव दिनकर, विठल राव दिनकर के बारे में भी आपको 2 याद रखना है। क्या याद रखना है? 2। एक तो ये याद रखना है कि इन्होंने परगना पद्धति का क्या किया है? सूत्रधार था कौन? बिंबा जी। और ये क्या है? उसको जन्म दिया है, प्रारंभ किया है परगना पद्धति को। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? परगना पद्धति का सूत्रधार कहलाते। सूत्रधार नहीं है, ये जन्मदाता है। क्या है? परगना पद्धति का, परगना पद्धति का जन्मदाता है, जन्मदाता है जी। ठीक है। इन्होंने 36 किलो को, जो 36 गढ़ है, उस 36 गढ़ को क्या किया है? 27 परगने में, 27 परगने में क्या कर दिया? विभक्त कर दिया, कम कर दिया। छत्तीसगढ़ को 27 परगने में कम कर दिया जी। ठीक है। और इन्हीं के ही शासन काल में, इन्हीं के ही शासन काल में जेटी ब्लंट आते हैं। कौन आता है? जेटी ब्लंट। जेटी ब्लंट आते हैं। कौन आता है? जेटी ब्लंट आता है जी। ठीक। इतना आपको याद रखना है किसके अंतर्गत? विठल राव दिनकर के अंतर्गत। ठीक। अगला याद रखना है भवानी कालू। भवानी कालू ऐसा सूबेदार है जो कि सबसे कम समय तक, भवानी कालू के बारे में आपको याद रखना है, सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक सूबेदार रहेंगे। सबसे कम समय तक शासन करने वाला सूबेदार कौन है? भवानी कालू। गोविंद, केशव गोविंद के बारे में आपको क्या याद रखना है? सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक अगर कोई शासन किया है तो वो कौन है? केशव गोविंद है। तो इसके बारे में क्या याद रखना है? सबसे
सबसे अधिक समय तक, अधिक समय तक सूबेदार के पद पे रहा। ठीक है जी। बिंकाजी पिंडरी, और बिंकाजी पिंडरी के बारे में आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ इसका क्रम याद रख लीजिए। बिंकाजी पिंडरी किसके काल में आता है? केशव गोविंद 1818, मतलब 1799 में कोलब्रुक आते हैं, तो 1799। हाँ, केशव गोविंद के बारे में आपको याद रखना है, इनके शासन काल में कोलब्रुक आते हैं। कौन आता है? कोलब्रुक, कोलब्रुक आते हैं। और यही जो कोलब्रुक है, यही बिंबा जी के मृत्यु के बाद जो वहां पे अशांति फैल गई थी रतनपुर में, ये बताते हैं जी। ठीक है, ये है। अब आपको याद रखना सखाराम हरि, सखाराम हरि के बारे में एक चीज आपको याद रखना है, रतनपुर के किसान। कौन? रतनपुर के जो किसान हैं, सखाराम हरि, हाँ ठीक तो बोल रहा था। रतनपुर के जो किसान हैं, रतनपुर के जो किसान हैं, उसके में क्या हो जाता है जी? मृत्यु दिला देते हैं, गोली मारकर हत्या कर देते हैं बेचारा सखाराम हरि को। मारेंगे ही, क्यों ना मारे, क्योंकि ये तो अत्याचार कर दिया, इस वजह से। नहीं, थोड़ा सा रुके, सखाराम हरि को मैं थोड़ा सा बताते बताते मैं टोक ही रहा था कि मेरे को बिंका जी गोपाल के बारे में थोड़ा सा और बताना है। ठीक है, थोड़ा सा आऊंगा मैं सखाराम हरि के बारे में, लेकिन बिंका जी गोपाल के बारे में मुझे और बताना है। बिंका जी गोपाल, ये जो बिंका जी गोपाल हैं, इनका शासन काल कब से कब तक रहेगा? 1800, 1809 से लेकर 1809 से लेकर 1817 तक रहेगा। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसी बीच में देखिए, इसी बीच में 1811 से लेकर 1811 से लेकर 1818 तक, 1818 तक क्या होता है? मराठों का सत्ता संघर्ष होता है, सत्ता के लिए संघर्ष होता है। क्या लिए? सत्ता का संघर्ष होता है। ये जो सत्ता का संघर्ष होता है, तो इसमें क्या होगा जी? जब सत्ता का संघर्ष होगा, इस समय क्या होता है? सत्ता का संघर्ष जब होता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेंको जी, और वेंको जी की मृत्यु होते हैं 1811 में। तो बिंब जी के ही शासन काल में 1811 में इनकी मृत्यु होगी, वेंको जी का होगा, वेंको जी की मृत्यु होगी। ठीक है, इसके बाद कौन शासक आ लेगा? वहां पे शासन कर रहेगा नागपुर में रघुजी द्वितीय, और रघुजी द्वितीय शासन कर रहेगा, तो उनका भी मृत्यु हो जाएगा कब? 1816 को। तो 1816 को रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाएगा, और रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो जाएगा, तब क्या करेंगे जी? ये जो रघुजी द्वितीय है, यह नागपुर में रहेगा, तो अपने पुत्र को रतनपुर में शासन करने को लिए दे देगा, और इनका पुत्र रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा? परसोजी, परसोजी रहेगा। और परसोजी से रुष्ट कौन रहेंगे? वो रहेगा अप्पा साहेब। इस वजह से क्या करेंगे जी? अप्पा साहेब षड्यंत्र तरीके के साथ परसोजी की मृत्यु दिला देते हैं जी। तो परसोजी का भी मृत्यु हो जाता है यहाँ पे। ठीक, 1817 में इनका मृत्यु दिला देते हैं साथियों, परसो जी को। ठीक है, तो परसो जी का मृत्यु कब हो जाता है? 1816, ये 16 में होता है, तो 1817 को इनका मृत्यु दिला देते हैं परसो जी का। अब परसो जी के बाद जो अगला जो शासक बनेगा, वो कौन रहेगा? वो आपको देखने को मिलेगा अप्पा साहेब, अप्पा साहेब। ठीक, ये रहेगा कौन? अप्पा साहेब रहेगा अब। ठीक है, ये बताना था मेरे को। तो ये अब अगला जो शासक रहेगा, वो अप्पा साहेब रहेगा। मैं बताऊंगा दो और भी बताऊंगा, सखाराम हरि को बताऊंगा, सीताराम टाटिया को बताऊंगा, और लास्ट रहेगा उसे भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले आप लोगों को क्या होना चाहिए? अब अप्पा साहेब हैं, तो अप्पा साहेब के बारे में बताता हूं थोड़ा सा, उसके बाद बताऊंगा सूबेदार दो दो छूटा है उसको। ठीक है, तो अप्पा साहेब, अप्पा साहेब, अप्पा साहेब का शासनकाल कब से कब देखने को मिलेगा? 1817 से लेकर 1818 तक। ठीक, वैसे तो 16 ले लीजिएगा, है ना। अप्पा साहेब और अंग्रेजों के बीच 1817 में
युद्ध होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सीता बड़ी का युद्ध। क्या बोलते हैं? सीता बड़ी युद्ध। सीता बड़ी का युद्ध कब होता है? 1817 में होता है। जब होता है तो इसमें क्या होता है? अप्पा साहेब पराजित हो जाते हैं। अप्पा साहेब जब पराजित होते हैं, पराजित जब होता है तो ये क्या करेगा जी? संधि करेगा। क्या करेगा? संधि करेगा। और संधि क्या रहेगा? संधि में ये रहेगा, सहायक संधि रहेगा, उसमें ये बोलेंगे चलिए ठीक है, मान लीजिए आप राजा बने हैं, बने रहें, आप राजा बने रहें। अभी रघु जी तृतीय क्या है? अल्पवयस्क हैं, तो इनके वयस्क होते तक आप राजा बने रहें। जब वयस्क होगा तब रघु जी तृतीय क्या बनेंगे? राजा बनेंगे, आप हट जाएंगे। उसके बाद कौन कहता है? ये जो सहायक संधि है वो कहता है। क्या कहता है? सहायक संधि। सहायक संधि ये बोलता है। ठीक। अब इस सहायक संधि का उल्लंघन कर देता है, कौन करता है? उल्लंघन कर देता है। उल्लंघन कर देता है, अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर देता है। जब आक्रमण करता है तो ये क्या होगा जी? अब क्या होगा? इनको पद से हटा देगा, पद मुक्त कर देगा। 1818 में पद मुक्त कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश के अधीन, यहाँ पे अंग्रेज क्या करेंगे? ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? ब्रिटिश ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति करेगा। और प्रथम अधीक्षक के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में आएंगे कौन जी? एडमन। एडमन आएगा। ठीक है। तो यहां से क्या होता है? यहां से प्रारंभ हो जाता है ब्रिटिश अधीक्षक, मतलब ऐसा शासन काल जहां पे मराठा अधीन हो जाएंगे, किसके? ब्रिटिश के अधीन हो जाएंगे। ठीक है। राजा रहेगा रघु जी तृतीय रहेगा। तो चलिए भाई, दो आप लोगों को मैं छोड़कर रखा हुआ हूं सूबेदार, उसको मैं पढ़ाता हूं। दो वैसे कह सकते, तीन ही है ना? तो आप लोगों को सातवां याद रखना है, कौन सा? सखाराम। सखा राम हरि। ये जो सखाराम हरि है, सखाराम जो हरि है, इसकी मृत्यु दिला देते हैं कौन? रतनपुर के किसान। कौन? रतनपुर के किसान। रतनपुर के किसान गोली मारकर हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं जी इसका। ठीक है। तो इसके जगह में कौन आ जाता है? तो इसके जगह में आ जाता है कौन? सीताराम। सीताराम टाटिया। अब सीताराम टाटिया क्या करेंगे? यहाँ पे 7 माह तक, 7 माह तक शासन करेंगे। और ये सीताराम हरि 3 माह तक शासन करेगा, 3 माह तक शासन करेगा। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए जी। इसके बाद जो आठवां, जो अंतिम है, उस सूबेदार का नाम क्या है? यादव राव दिनकर। क्या नाम है? यादव राव दिनकर। ये जो राजा यादव राव दिनकर है, यह अंतिम सूबेदार है। क्या है? यह अंतिम सूबेदार है। अंतिम सूबेदार है। और अंतिम सूबेदार है तो ये क्या होंगे जी? ब्रिटिश नियंत्रण काल का प्रारंभ इन्हीं के ही काल से प्रारंभ होता है। ठीक। ये आपको याद रखना है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश अधीक्षक। क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश अधीक्षक। और ब्रिटिश अधीक्षक हमारे यहाँ पे कितने हुए हैं जी? कितने ब्रिटिश अधीक्षक यहाँ पे आए हैं अधीक्षक बनकर? तो 6 ब्रिटिश अधीक्षक बन के यहाँ पे आए हैं, जिनका शासन काल आपको देखने को मिलेगा 1818 से लेकर 1830 तक। मतलब 12 साल का आपको देखने को मिलेगा क्या? अधीक्षक देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस 12 साल के अंतर्गत कौन कौन से अधीक्षक हमारे पास आए हैं? तो एक आपको याद रखना है, एडमन। क्या याद रखना है? एडमन याद रखना है। कैप्टन एडमन कहते हैं, लेकिन मैं कैप्टन नहीं कहता। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेज हैं, ये हमारे ऊपर आकर गुलाम बना दिए हैं हमें, तो हम इसे क्यों सम्मान उम्मान दे? नाम है लेकिन कैप्टन एडमन, आप याद रखना, कैप्टन एडमन। ठीक है। एडमन है जी। दूसरा नाम है एगेन्यू। कौन सा है? एगेन्यू। तीसरा आपको ब्रिटिश अधीक्षक याद रखना है, जिसका नाम है हंटर। क्या नाम है? हंटर। ठीक है। चौथा आपको याद रखना है क्या? चौथा याद रखना है सैंडिस। क्या याद रखना है? सैंडिस।
पांचवा आपको याद रखना है विल्किंसन, विल्किंसन, ठीक है, कौन सा याद रखना है, विल्किंसन याद रखना है, ठीक, विल्किंस भी कह सकते हैं, विल्किंस। छठवा कौन सा है, तो छठवा अंतिम आपको याद रखना है क्रॉफर्ड, कौन सा, क्रॉफर्ड, ठीक। ये जो ब्रिटिश अधीक्षक है इसे हम लोग कैसे याद करें सर, तो याद करने का ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ये दिख रहा है, हम लोग हंसते हैं, कुछ भी हम लोग शौक हो जाते हैं तो हम लोग हंसते कैसे हैं, और किसी दोस्त है तो उसको हम लोग कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, ए ए हंस, ए हंस विकास, हंस विकास, हंस विकास, ए हंस विकास, कैसे हम लोग तो हंसते हैं, ए हंस विकास, तो ए से एडमान, ए से एगेन्यू, ह से हंटर, स से सैंडिस, वी से विल्सन, का से क्रॉफर्ड, ये याद रखना है। अगर एडमन की बात करूं तो इनका शासनकाल आपको देखने को मिलेगा 1818 तक, 1818 में ही आए और इसके मृत्यु हो जाते हैं 1818 में, और 1818 में एगन्यू आते हैं और 1818 से लेकर 1825 तक ये रहते हैं जी, ठीक है। हंटर की बात करूं तो ये हंटर आते हैं और ज्यादा कुछ खास नहीं करते, ये 1825 में इनका भी काम हो जाता है। उनके बाद सेंडिस आते हैं, सेंडिस खास काम करते हैं, खास काम को बताऊंगा, 1825 में ये आते हैं, तो ये कब से कब तक रहेगा जी, ये 1828 तक रहेगा, कब तक, 1828 तक रहेंगे। और अगला आता है विल्किंसन, ये भी 1828 तक ही रहते हैं, कुछ खास नहीं करता। क्रॉफर्ड आते हैं, ये 1828 से लेकर 1830 तक ये रहेंगे जी, ठीक है। तो ये इनका काल को मैं बता दिया कि इनका काल क्या है, तो ये करते क्या है जी, ये देखिए, एडमन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो एडमन है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम अधीक्षक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम अधीक्षक है एडमन। एडमन क्या है, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का प्रथम, प्रथम अधीक्षक है, ठीक है, याद रखिए, यह पूछा जाता है जी, अधीक्षक में और डिप्टी कमिश्नर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं चार्ल्स एलियट को लूं या फिर एडमन को लूं या फिर मेंशन को लूं, खत्म हो जाएगा उसी में, ठीक है। इनकी राजधानी क्या है, राजधानी आपको देखने को मिलेगा क्या, रतनपुर में, कहां पे, रतनपुर में इनकी राजधानी रहेगा, ठीक। इनके शासन काल में विद्रोह होता है जी, क्या होता है, विद्रोह होता है, विद्रोह आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। 1818 में, 1818 में क्या होता है, जनजाति विद्रोह होता है, सॉरी जनजाति बोल रहा हूं, जमींदार विद्रोह होता है, कहां का, डोंगरगढ़ का, डोंगरगढ़ का जमींदार, जमींदारी विद्रोह होता है, और डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था तो इसको क्या कर लेंगे जी, इसका दोहन कर लेंगे, ठीक है, दमन कर लेंगे, दोहन बोल रहा हूं, दमन कर लेंगे। और क्या याद रख सकते हैं साथियों, तो याद रख सकते हैं इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु भी हो जाती है यहीं पास, मृत्यु हो जाती है 1818 में ही, ठीक है। तो अगला जो कैप्टन रहेगा वो है कौन सा, एगेन्यू, और एगेन्यू के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो इनका शासनकाल आपको पता है कितना है, 1818 से लेकर 1825 तक, ठीक, ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी क्या होगा जी, इनकी राजधानी, राजधानी, इनकी राजधानी क्या रहेगा, रतनपुर, रतनपुर से ये रायपुर, कहां पे, रायपुर, रायपुर स्थानांतरित कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। तो रतनपुर से रायपुर राजधानी स्थानांतरित करने वाला कौन था, वो है एगेन्यू, नहीं तो अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी वो रतनपुर रहता, बिलासपुर रहता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा परगने का पुनर्गठन करेंगे, जो 27 परगने था, 27 परगने था, इस 27 परगने को 8 परगने में, कितने परगने में, 8 परगने में क्या कर देगा, 8 परगने में सीमित कर देगा, बाद में ये एक और प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये 9 परगने हो जाएंगे,
ठीक है, 9 परगने हो जाएगा ये। ठीक है जी। इसके शासन काल में जमींदार थे वीर नारायण सिंह के पिता राम राय, सोना खान के जमींदार राम राय। राम राय का क्या होगा? विद्रोह होगा। इसके अलावा ये तो पहला है, दूसरा और भी विद्रोह होता है जी, जमींदार गेंद सिंह का, गेंद सिंह का भी विद्रोह होगा। ठीक है, तो किसके शासनकाल में कौन सा विद्रोह हो रहा है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। राम राय का विद्रोह होगा एगेन्यू के काल में, गेंद सिंह का विद्रोह होगा एगेन्यू के काल में, वही डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह होगा किसके काल में? एडमन के काल में। ठीक है, हंटर के बारे में आपको याद नहीं रखना है, हंटर बस को अब क्या करना है? क्रम में याद रखना है। अगला जो याद रखना है वो है सैंडिस। कौन सा है? सैंडिस। और सैंडिस के बारे में आपको क्या याद रखना है साथियों? तो सैंडिस के बारे में आपको याद रखना है, इन्होंने जो संपूर्ण कार्यप्रणाली जो चल रही थी भाषा में, उस भाषा को क्या कर दिया? अंग्रेजी में कर दिया। जो प्रशासनिक भाषा है, प्रशासनिक भाषा है, उसे किस में कर दिया? अंग्रेजी में कर दिया, अंग्रेजी भाषा में कर दिया। इसके अलावा और क्या कार्य करेंगे? इसके अलावा डाक व्यवस्था का प्रारंभ कर देंगे, डाक तार व्यवस्था प्रारंभ करेंगे। जब डाक तार व्यवस्था का प्रारंभ होगा तो यहां पे कौन आएंगे जी? पोस्ट मास्टर आएगा, पोस्ट मास्टर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा, इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ताहूदारी, ताहूदारी प्रथा का प्रारंभ होगा। ताहूदारी प्रथा का प्रारंभ कौन किया है? सैंडिस ने किया है। डाक तार व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया है? सैंडिस ने किया है। अंग्रेजी भाषा को किसने किया है? प्रशासनिक जो भाषा किया है वो कौन किया है? सैंडिस ने किया है। 3 कार्य आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखना है जी। ठीक है, ताहूदारी प्रथा क्या है? तो ये ताहूदारी प्रथा ऐसी प्रथा है जिसमें से जो बंजर जमीन है उसको कृषि योग्य भूमि में उसको उपजाऊ करने के लिए ताहूदारी प्रथा का लाया गया था जी। जिसमें से मराठों के समय में आपको ताहूदार देखने को मिला था, ताहूदारी देखने को मिला था मराठों के शासनकाल में। मराठों के शासनकाल में कौन कौन सा ताहूदारी है जी? एक तो आपको देखने को मिलेगा सिरपुर, कौन सा था? सिरपुर। और दूसरा कौन था? दूसरा आपको देखने को मिला था लवन, कौन सा? सिरपुर और लवन। ठीक, ये था जी। इसके अलावा और क्या साथियों? तो इसके अलावा 1856 में, 1856 में, 1856 में छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट ने, चार्ल्स सी एलियट, चार्ल्स सी एलियट, ये क्या करेंगे जी? यह और क्या करेंगे? 3 ताहूदार बनाएंगे, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा सिहावा, सिहावा देखने को मिलेगा। और सिहावा के अलावा संजारी, कौन सा? संजारी। और संजारी के अलावा आपको देखने को मिलेगा खल्लारी, खल्लारी। ये है जी ताहूदार। तो 6, 3 और 2, 5 हो गए। यहाँ पे 5 ताहूदारी व्यवस्था देखने को मिल गया जी। ठीक, ये है। इसके बाद विल्किंसन को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्रम में याद रखना है। इसके बाद अगला जो याद रखना है वो कौन सा हो रहेगा? वो रहेगा क्रॉफर्ड। कौन सा है? क्रॉफर्ड, क्रॉफर्ड है जी। और ये क्रॉफर्ड के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये अंतिम, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक हैं, ब्रिटिश अधीक्षक हैं। ठीक है, अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक है। तो इन्होंने क्या किया जी? इन्होंने रघुजी तृतीय को पुनः रतनपुर का क्या कर दिया? शासन सौंप दिया और जिलेदारों की नियुक्ति किया। क्या किया? जिलेदारों की, जिल्हेदारों की नियुक्ति कर रहा हूं ना मैं, जिल्हे, जिल्हेदारों की नियुक्ति किया। ठीक है, जिलेदारों की नियुक्ति किया। तो चलिए भाई, अब हम लोग पुनः मराठा शासन काल देखते हैं, जिसमें से अब हम लोगों को देखने को मिलेगा 1830 में क्या? पुनः भोसला शासन। क्या देखने को मिलेगा? पुनः भोसला शासन, पुनः भोसला शासन। और ये जो पुनः भोसला शासन रहेगा ये कब से कब तक रहेगा? 1830 से लेकर 1800
54 तक रहेगा, डलहौजी की हड़प नीति तक रहेगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो चलिए भाई, अब रघुजी तृतीय को हम लोग देख रहे हैं। तो रघुजी तृतीय क्या करेंगे, यहाँ पे शासन करेगा। रघुजी तृतीय शासन करेगा, और रघुजी तृतीय का शासन काल कब से कब तक रहेगा, 1830 से लेकर 54 तक रहेगा। ठीक है, 1830 से लेकर 54 तक रहेगा, ये है शासन काल, मैं लिख दिया हूं। ये जब आएंगे शासन करेंगे तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, ये जिल्हेदारों के माध्यम से क्या करेंगे, शासन करेंगे। क्या करेंगे, जिल्हेदारों के साथ ये क्या करेंगे, शासन प्रारंभ करेंगे। जिल्हेदार व्यवस्था का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जिसमें से जिल्हेदारों की नियुक्ति करेंगे, जिल्हेदारों की नियुक्ति करेंगे। और जिल्हेदारों की जब नियुक्ति करेंगे तो इसमें 1830 से लेकर 1854 तक, कब तक, 1830 से लेकर 1854 तक इसमें जिल्हेदारों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो कितने संख्या देखने को मिलेगा, 8 जिल्हेदार देखने को मिलेगा। कितने, 8 जिल्हेदार देखने को मिलेगा जी। जिसमें से प्रथम जिल्हेदार कौन है, प्रथम जिल्हेदार कौन है, प्रथम जिल्हेदार के रूप में आपको याद रखना है कृष्णराव अप्पा। कौन सा है, कृष्णराव अप्पा, कृष्णराव अप्पा है। अंतिम अंतिम जिल्हेदार को आपको याद रखना है, जिल्हेदार को याद रखना है। और अंतिम जिल्हेदार कौन है साथियों, तो अंतिम जिल्हेदार के रूप में आपको याद रखना है गोपाल राव। किसे याद रखना है, गोपाल राव, इसे याद रखना है। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा जी। वैसे तो 8 जिलेदार हैं, उसमें से सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन क्रम से जमाने के लिए अगर प्रश्न पूछ दे तो ध्यान से सुनो। चलो बताता हूं, कृष्णराव अप्पा, अमृतराव, शत्रुद्दीन, तीसरा हो गया शत्रुद्दीन, दुर्गा प्रसाद चौथा, पांचवा इट्ठुक राव, छठवां सखाराम बापू, सातवां गोविंद राव, आठवां हो गया गोपाल राव। ठीक है, जो कि अंतिम जिलेदार है। ठीक, इतना आपको देखने को मिल गया साथियों। और ये जो रघुजी तृतीय है, इन्हीं के ही शासन काल में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार होंगे। क्या होगा, जिसमें से आपको देखने को मिलेगा सती प्रथा। क्या देखने को मिलेगा, सती प्रथा, सती प्रथा, नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा। इसके अलावा क्या, तो 1831 में, कब, 1831 में जी, ये क्या करेंगे, सती प्रथा पर बंद कर देंगे, नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध कर देंगे। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। 1831 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देंगे और नर बलि प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा देंगे जी। ठीक, इसके अलावा, इसके अलावा विद्रोह होगा जी, इनके शासनकाल में क्या होगा, विद्रोह होगा। विद्रोह कौन कौन सा होगा, एक तो होगा धमधा का विद्रोह। कौन सा होगा, धमधा का विद्रोह। और विद्रोह कब होंगे, 1830 में होगा। कब होगा, 1830 में होगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बरगढ़ का विद्रोह, बरगढ़ का विद्रोह, बरगढ़, बरगढ़ का विद्रोह। ठीक है, ये जो बरगढ़ का विद्रोह है ये कब होता है, 1833 को होता है। कब होता है, 1833 को होता है। अब होगा ये, यहाँ पे मृत्यु हो जाएगा 1853 को, 1853 को इसको क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। और इनका पुत्र नहीं था, क्या नहीं था, पुत्र नहीं था, निसंतान था जी। परवरिश ही ऐसा किया है अंग्रेजों ने इसका कि पुत्र ना हो। ठीक है, ऐशोआराम के साथ जिंदगी जिया है इसको। अब होगा ये 1853 में इसकी मृत्यु हो गई, तो 1854 में हड़प नीति के तहत, हड़प, हड़प नीति के तहत क्या करेंगे जी, हड़प नीति के तहत इस नागपुर क्षेत्र को हड़प लेंगे और अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेंगे जी। क्या कर लेंगे, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लेंगे। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, विलय कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही।
ये तो सब तो समाप्त हो गया। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल से हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन करना यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए प्रशासनिक व्यवस्था को अगर देखें, मराठा वंश की प्रशासनिक व्यवस्था को देखें तो चले थोड़ा सा और ले लेता हूं, 5-10 मिनट समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। एक, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछता है जी, सूबेदार, सूबेदार का नियुक्ति करेंगे जी प्रमुख अधिकारी के रूप में सूबेदार। ये सूबेदार रहेगा वो क्या रहेंगे? सर्वोच्च अधिकारी रहेगा जी। मराठा शासन काल में जो सर्वोच्च अधिकारी है वो कौन है? सर्वोच्च अधिकारी के रूप में आपको देखने को मिलेगा कोई से? सूबेदार का। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कमाविजदार। कौन सा? कमाविजदार, कमाविजदार। ये जो कमाविजदार है ये क्या है साथियों? तो ये आपको देखने को मिलेगा जो परगने हैं उस परगने का सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्या है कमाविजदार? परगने का सर्वोच्च सर्वोच्च अधिकारी है। मराठों का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार, कमाविजदार क्या है? परगने का सर्वोच्च अधिकारी है। ठीक है, इसके अलावा फडणवीस को याद रख लीजिए, फडणवीस, इसे फडणवीस को याद रख लीजिएगा। ठीक है, फडणवीस को क्या याद रखना है इसके बारे में कि यह राजस्व अधिकारी है। क्या है? राजस्व, राजस्व अधिकारी है जी। क्या है? राजस्व अधिकारी है, आय व्यय का रेखा जोखा रखते हैं जी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है बढ़कर। क्या याद रखना है? बढ़कर। और बढ़कर के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है ये परगना की जो सामान्य स्थिति है या फिर फसल उसल की जानकारी है वो जानकारी किसे देते हैं? कमाविजदार को देते हैं। मतलब कमाविजदार के सहयोग के लिए किसे बनाया है? बढ़कर को बनाया है। फसल की, फसल या फिर सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी किसके तक पहुंचाते हैं? कमाविजदार तक, कमाविजदार तक पहुंचाते हैं जी। ठीक है, इसके बाद जो अगला रहेगा वो कौन सा रहेगा जी? अगला आप याद रख लीजिए बराड़ पांडे। कौन सा? बराड़ पांडे, बराड़ पांडे। और ये जो बराड़ पांडे है ये क्या है जी? तो ये है अधीक्षक जो खजाने की रेख जो करता है, रकम का हिसाब किताब रखते हैं, वो है ये। ठीक, अगला याद रखना है वो कौन सा है? अगला है पंडरी पांडे। कौन सा है? पंडरी, पंडरी पांडे। ये जो पंडरी पांडे हैं ये आबकारी आरक्षक हैं, आबकारी राजस्व निरीक्षक हैं जी। क्या है? आबकारी राजस्व निरीक्षक हैं जो कि मापदंड शराबी, शराबी मामले की जो पैसा उसा होता है उसको क्या करता है? हिसाब किताब रखता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? पोतदार। क्या याद रखना है? पोतदार। और पोतदार के बारे में आपको याद रखना है कि यह जो मराठों की जो राजकोषीय अधिकारी हैं वो है जी, परगने की आय व्यय का हिसाब किताब रखता है। इसके अलावा ये जो पोतदार है इसकी नियुक्ति किसके लिए किया है? जो बराड़ पांडे हैं इसके सहयोगी के लिए किया है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है गौटिया। क्या याद रखना है? गौटिया याद रखना है। ठीक है, ये जो गौटिया है ये गांव का प्रमुख होता है। इसके अलावा पटेल, पटेल को याद रखना है जी। और ये जो पटेल है ये गांव भूमि के जो भूमि जो कर है उसको लेता है, भूमि कर को वसूलने के लिए पटेल का नियुक्त किया है जी। इसके अलावा अमीन, अमीन, ये अमीन क्या है जी? अमीन राजस्व संबंधी जो त्रुटियां हैं उसको ये शुद्ध करने के लिए इसका नियुक्त किया गया था जी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? कर से संबंधित पूछ लिया जाता है। एक कर याद रखना है आपको, सेवई कर। कौन सा? सेवई, सेवई कर याद रखना है। ये जो सेवई कर है ये किस पर लगाई जाती है? तो सेवई कर की आप बात करूं तो ये अपराधियों पर लगाई जाते हैं, अपराधियों पर जुर्माना लगाया जाता है। किस पर? अपराधियों, अपराधियों पर लगाया जाता है। ठीक है, ये सेवई कर। इसके अलावा दूसरा कर की अगर मैं बात करूं तो शायर कर याद रखना है आपको, शायर। क्या कर? शायर कर याद रखना है, शायर कर। ये जो शायर कर है ये क्या है जी? तो यह माप आयात निर्यात पर, किस पर? आयात निर्यात या फिर कहें हम लोग बिक्री पर जो कर लगाया जाता है वो है कर, आयात
निर्यात पर कर है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा अगर देखें तो तीसरा आपको देखने को मिलेगा टकोली। कौन सा है? टकोली कर। टकोली, ये जो टकोली है ये क्या है? भूमि जो कर प्राप्त होते हैं वो है। ठीक है, जमींदारियों से जो भूमि कर प्राप्त होता है, जमींदारियों से जो भूमि कर प्राप्त होता है, भूमि कर प्राप्त होता है, उसे को ही हम लोग क्या कहते हैं? टकोली कहते हैं। अगला कर आपको याद रखना है वो कौन सा है? कलाली कर। कौन सा है? कलाली कर। और ये जो कलाली कर है, कलाली कर है, ये कौन सा कर है? कर है, ये आबकारी कर है। आबकारी कर है, मापदंडों पर लगाया गया कर है, ये है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को और क्या मिलेगा जी? इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पंडरी कर। कौन सा? पंडरी कर। पंडरी कर। और ये जो पंडरी कर है यह किस पर लगाया जाता है जी? तो गैर कृषक कर है, ये गैर कृषकों पर ये लगाया गया कर है। गैर कृषक, कृषक कर है, गैर कृषक कर है जी। ठीक, ये है। इसके अलावा एक और याद रखिए, पट्टी कर। और पट्टी कर होता क्या है? घरों पर लगाए गए कर को हम लोग कहते हैं पट्टी कर। ठीक है, तो ये हो गया साथियों। तो मराठा काल पूर्णतः समाप्त होते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश काल। ठीक है, ब्रिटिश काल पढ़ेंगे जिसमें से प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे हम लोगों का शासन किया जी, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। आपको यह क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।